तो कल सुबह 6 बजे से आप तैयार रहिएगा। कर्नाटक के सबसे तेज नतीजे, सबसे तेज रुझान और सटीक विश्लेषण मेरे साथ। कल दोपहर के बाद कर्नाटक की पिक्चर कुछ और होगी। फिलहाल हम आज की बात कर लेते हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में बुरे संकेतों के बावजूद बीजेपी का दावा है कि कर्नाटक में सरकार उसी की बनेगी। दावे का एक बड़ा आधार ये भी है कि उसके पास मोदी है। मोदी ने तूफानी रैलियां की थी, उनकी सारी रैलियां और रोड शो हाउसफुल रहे थे। वहीं कांग्रेस ने अभी से बैठकें शुरू कर दी है। कांग्रेस का दावा है कि उनकी जीत तमाम एग्जिट पोल से भी ऊपर जाएगी। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि कर्नाटक में बीजेपी की नहीं, मोदी की हार होगी, क्योंकि वही चेहरा थे। किंग बनने के इन दावों के बीच एक दावा किंग मेकर बनने का भी है। जेडीएस ने कहा है कि सरकार उसके बगैर नहीं बनेगी। दावे को एकदम से नकार भी नहीं सकते, क्योंकि 3 बार तीसरे नंबर पर रहकर कुमारस्वामी सरकार बना भी चुके हैं। कर्नाटक बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए दक्षिण का द्वार है। जो भी हारा दक्षिण के 5 राज्यों से आउट हो जाएगा। बीजेपी जीत गई तो आने वाले 5 विधानसभा चुनाव में और दमकर उतरेगी, और कांग्रेस जीती तो विपक्षी दलों का ये मैसेज देने की कोशिश करेगी कि आओ हाथ मिलाएं और 2024 में मोदी को मिलकर हराएं। तो क्या कर्नाटक के जनादेश में 2024 के लिए कोई संदेश है? बहस पर आने से पहले एक बार जरा हाई वोल्टेज चुनाव प्रचार से और अभी तक जो दावे हुए हैं प्रचार के बाद, पोलिंग के बाद, उनका एक छोटा सा ट्रेलर देख लेते हैं। Congress party is going to win this election. We will serve the people of Karnataka. 6.5 crore Kannadigas are the center point of the Congress party. We will serve them. कोई भी संस्था हो, किसी धर्म से जुड़ा नाता नहीं, कोई भी संस्था जो हिंसा फैलाती है, जो द्वेष फैलाती है, उसके खिलाफ कानून के प्रकार, संविधान के प्रकार हम कार्रवाई करेंगे। तो प्रधानमंत्री ने खूब प्रयास की इसको मुद्दा बनाने के लिए। मैं नहीं समझता हूँ ये सब सफल होगा। बजरंग बली जी को तालाबंदी की बात कहने वाले हारेंगे और भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाएगी। Karnataka BJP plan is to win this election and give a stable government. That's the plan. तो बहुत कॉन्फिडेंट है कि भारी बहुमत हमारे फेवर में होगा। 120 सीटें हम पार करके हमारी सरकार बनेगी। All surveys are coming in differently, but my sample size is too high. In that, we will have a comfortable majority. And I know the pulse of the people of Karnataka. Even now I am telling you that we are going to get absolute majority and we are going to form the government. अभी 23 है, अगली बारी 24 की है। अभी भी कुछ हिंदी भाषी राज्यों, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, यहाँ के चुनाव होने हैं, तेलंगाना के चुनाव होने हैं अगले साल में, तो कुछ महीनों बाद, और साथ ही साथ एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य भी है। लेकिन बड़े सवाल ये है, मोदी विरोध को दम या ये हो जाएगा बेदम? ये भी बड़ा सवाल है। कौन गेम चेंजर, किसका गेम ओवर? ये भी एक बड़ा सवाल है। बड़े सवाल कई सारे हैं। कर्नाटक के आदेश पे क्या 24 का संदेश होगा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बड़ी हाई पिच कैंपेन करती है और कल शनिवार का दिन है, तो कर्नाटक में शनि किस पर भारी होगा? दक्षिण द्वार से कल कौन बाहर होगा? ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। कर्नाटक एक ऐसा राज्य दक्षिण का जहां पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत है, परंपरागत तौर पर मजबूत है। 2004 के बाद से जो है यहाँ पर माहौल बिल्कुल अलग है। यहाँ पर राम जन्मभूमि आंदोलन के बाद भी बीजेपी को कई सारी सीटें मिली थी, लेकिन कांग्रेस भी परंपरागत तौर से इस इलाके में मजबूत है। जेडीएस की एंट्री हुई है, वो बार बार अपनी 30-40 सीटों के आसपास रहते हैं, 50 से नीचे रहते हैं, लेकिन फिर भी कि कुमारस्वामी पॉलिटिकल बार्गेनिंग के चलते या फिर मोदी के नाम के संघर्ष के खिलाफ संघर्ष के चलते पिछली बार खुद मुख्यमंत्री बन गए थे। इस बार क्या होगा? कांग्रेस कितनी अपबीट है, कांग्रेस कितनी खुश है इन एग्जिट पोल्स के बाद? और सवाल यह है, एग्जिट पोल के बाद कर्नाटक से कौन एग्जिट करेगा? यह भी बड़ा सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने इन पूरे चुनाव में
पूरा का पूरा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नाम के आधार पर लगा। इसीलिए जयराम रमेश आज कह रहे हैं कि ये मोदी की हार होगी अगर कर्नाटक में हार होती है। एक एक करके मुद्दों पर आ जाते हैं। सबसे पहले जो आरक्षण था उसमें से मुसलमानों का 4% कोटा हटाया गया, 2% वोकालिंगा को मिला, 2% लिंगायत को दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बजरंग बली का नाम आया, यूनिफाइड सिविल कोड आया। जब बजरंग दल को बैन करने की बात हुई तब बीजेपी ने कहा कि ये तो बजरंग बली के खिलाफ है। जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली, ये मल्लिकार्जुन खड़गे को भी नारा लगाना पड़ा, सिद्धारमैया और साथ ही साथ उनके साथ जो दूसरे नेता हैं उनको जो है डीके शिव कुमार, उनको मंदिर मंदिर भी जाना पड़ा। तो क्या कांग्रेस ने जो इतनी लंबी चौड़ी मेहनत की है उसके बारे में अब कांग्रेस का क्या कहना है? रणदीप सुरजेवाला जो लगातार कर्नाटक चुनाव के अंदर मौजूद थे, क्या दावा किया, पहले ये देख लेते हैं। Congress party is going to win this election. We will serve the people of Karnataka. 6.5 crore Kannadigas are the center point of the Congress party. We will serve them. Congress party is going to win this election. We will serve the people of Karnataka. 6.5 crore Kannadigas are the center point of the Congress party. ऐसे ही कुछ दावे भारतीय जनता पार्टी भी कर रही है। मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो अभी कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं, क्या एक बार फिर से बहुमत पा पाएंगे? क्योंकि एग्जिट पोल के बाद निराशा कुछ हद तक हाथ लगी है, क्योंकि सभी एग्जिट पोल कांग्रेस की जीत दिखा रहे हैं, वो भी सिंपल मेजॉरिटी से ज्यादा की, और यह सिंपल मेजॉरिटी की। तो ऐसे में क्या कहते हैं खुद मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई जो बीजेपी के नेता हैं? सुन लेते हैं उनको एक बार। Karnataka BJP plan is to win this election and give a stable government. That's a plan. Karnataka BJP plan is to win this election and give a stable government. That's a plan. Karnataka. इसके अलावा बाकी नेता क्या कहते हैं? डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, इनकी राइवलरी थी कांग्रेस के अंदर, क्योंकि सिद्धारमैया जो है वो कुर्बा जाति के नेता है और डीके शिव कुमार वोकालिंगा। लेकिन डीके शिव कुमार न केवल कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है बल्कि पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन उनके टीम ने ही डिजाइन की थी एआईसीसी के साथ मिलकर। अब डीके शिव कुमार कितने कॉन्फिडेंट है मुख्यमंत्री बनने के लिए, देखते हैं डीके शिव कुमार ने क्या कहा। All surveys are coming in differently, but my sample size is too high. In that, we will have a comfortable majority. ठीक है, तो हम सीधे अपने डिबेट पर आते हैं। मेरे साथ दो बेहद वरिष्ठ प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मेरे साथ कांग्रेस की तरफ से राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा जी हैं और दूसरी तरफ मेरे साथ डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में से हैं, वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, साथ ही साथ राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स भी हैं। सुधांशु जी, शुरुआत आपसे ही करता हूं। आज जयराम रमेश जी का एक बयान आया है कि कर्नाटक में अगर बीजेपी हारती है, वो शायद एग्जिट पोल के रुझानों के हिसाब से कह रहे थे, तो ये बीजेपी की नहीं प्रधानमंत्री मोदी की हार होगी। ये एक नया नैरेटिव शुरू कर दिया है। सुधांशु जी, क्या कहेंगे आप इस पर? देखिए, पहली बात तो मैं कहूंगा, अब दीपक जी 15-16 घंटे की बात है, तो मुझे लगता है कि उनको भी अनुमानों की बजाय थोड़ा इंतजार का मजा लेना चाहिए था और उसके बाद अपना आगे का बयान देना चाहिए था। हाँ, परंतु यदि वो इस प्रकार की बात कहना चाहते हैं, पहली बात, हम पूर्णतः आश्वस्त हैं कि कर्नाटक की जनता जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति, यहां तक कि आप महत्वपूर्ण बात याद करिए, एग्जिट पोल्स ने बीजेपी को तो पीछे दिखाया है, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मगर बीजेपी को वोट देने के कारणों में सबसे बड़ा कारण क्या दिखाया है? मोदी जी की पॉपुलैरिटी। 19-20% कारण उन्होंने मोर देन 20% मोदी जी के लिए बताया। अब उनका क्या कहा जाए? जयराम रमेश जी, उनके नेता तो अपनी खानदानी जागीर हार गए। भाई, अमेठी रायबरेली तो गांधी खानदान की बपौती थी, गांधी खानदान की जागीर थी और वो जागीर न बचा पाए। इसलिए मेरा मानना है, इस प्रकार के व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की बजाय हमें निर्णय की प्रतीक्षा करनी चाहिए और जो कुछ हमने काम किया है उस काम के आधार पर हमें विश्वास है कि कर्नाटक की जनता का निर्णायक जनादेश हमें मिला होगा। ठीक है, निर्णायक जनादेश का दावा बीजेपी कर रही है। राधिका खेड़ा जी, जयराम रमेश जी ने बयान दे दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत हार होगी। थोड़ी जल्दबाजी नहीं कर दी कांग्रेस ने ये कहने में या ये नैरेटिव को आगे बढ़ाने में? देखिए,
देखिए दीपक जी, सारे एग्जिट पोल, ओपिनियन पोल, सारे के सारे बहुत क्लियर तरीके से दिखा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बन रही है। और कल तो हैरानी की बात है कि किसी भी चैनल ने कर्नाटक के ऊपर डिबेट नहीं करी रिजल्ट के ऊपर, वरना पोल ऑफ द पोल होता है अगले दिन एग्जिट पोल आने के बाद, वो भी सारा ब्लैकआउट हो गया। आज भी आपका एक चैनल कर रहा है और एक आध चैनल और कर रहे हैं कर्नाटक के ऊपर, वरना कोई चर्चा ही नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि मोदी जी हार रहे हैं, तो कोई बात करने को तैयार नहीं है, पूरा ब्लैकआउट हो चुका है। और आपने एक बात कही कि शनि किस पर भारी पड़ेगा, तो सैटरडे को, शनिवार को, हमारी मान्यता, जो हिंदू धर्म की मान्यता है, सनातन धर्म की मान्यता में, सैटरडे को हनुमान जी की, शनिवार की पूजा जरूर करते हैं। इसलिए करते हैं क्योंकि हनुमान जी की पूजा करने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं और जिनके ऊपर शनि भारी होता है उसका निवारण हो जाता है। लेकिन जिन्होंने हनुमान जी का अपमान कर दिया, उनसे शनिदेव कैसे खुश होंगे? और शनिवार को ही इनका दहन शुरू होगा कर्नाटक से ही। और कर्नाटक के बाद जैसे आपने बाकी स्टेट्स गिनवाए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट में चुनाव, नॉर्थ ईस्ट में जब कर्नाटक में चुनाव हो रहे थे तो नॉर्थ ईस्ट जल रहा था। इनके सारे प्रवक्ता से लेकर मोदी जी, अमित शाह साहब, कोई नहीं बोला, सब चुप्पी साध गए। वहां पे मणिपुर में आग लग रही थी और ये कर्नाटक में अपनी 40 किलोमीटर की रैली निकाल रहे थे। 40% कमीशन सरकार के महामुखिया 40 किलोमीटर की रैली निकाल रहे थे जब मणिपुर जल रहा था। भगवान जी, हनुमान जी ये सब देख रहे हैं। और जिस तरीके से इन्होंने कर्नाटक की जनता का अपमान किया है, अभी कल ही का वीडियो आया है सामने। अब सतपाल मलिक जी का जो ट्विटर अकाउंट ऑफिशियल लिखा हुआ है उस पर, उन्होंने ही ट्वीट करा है, उसमें दिखाया गया है कि कर्नाटक के एमएलए की गाड़ी में ईवीएम मशीन मिली है। और जनता का देखिए क्या रुख था इस बार, जब ईवीएम मशीन मिली उसके पास, वोट हुई भी, तो उन्होंने निकाल के जनता ने उन मशीनों को तोड़ दिया। इसी तरीके से चलता भी कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। सबका नसीब सील हो चुका है। और कल आप देखिएगा, कल हम आपके चैनल पे फिर मिलेंगे। और सुधांशु जी, पहले से बधाई दे दीजिए हमें। लेकिन हाँ, होता आप लोगों के साथ हमेशा ऐसा होता है कि आप लोग हमेशा लड्डू बनवा लेते हैं, फिर आप लोग हार जाते हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, क्योंकि बजरंग बली जी का आशीर्वाद हमारे साथ है। राम जी का आप लोग अपमान करते आए हमेशा से, उनके नाम पे आप लोग राजनीति करते हैं और आज उनके सबसे बड़े भक्त ने आप लोगों की किस्मत बदलने का तय कर दिया है। बताइए सुधांशु जी, आप आत्मविश्वास से लबरेज लग रही हैं, भरी हुई लग रही हैं राधिका खेड़ा जी, और पहली बार कह रही है, भगवान राम की भी बात कर रही है, बजरंग बली की भी बात कर रही है। तो बजरंग बली वाले दांव पर मैं आऊंगा, लेकिन राधिका जी की बात पर आपको क्या कहना है? देखिए, पहली बात तो दीपक जी, अपने चुनाव घोषणा पत्र में बजरंग दल का नाम लेने से लेके यहां डिबेट में बजरंग बली का संदर्भ राधिका जी लेके आई। शनि की एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही, तो सारे दर्शकों को यह पता होगा कि शनि के साथ एक शब्द जुड़ा रहता, शनि की 7.5। अब पिछले 7.5 साल किसके ऊपर भारी रहे हैं भारत की राजनीति में, और किस पार्टी ने अर्श से फर्श तक का सफर तय किया है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, दर्शक समझ सकते हैं। और यहां पर मैं थोड़ा सा विषयांतर करके एक बिंदु और कह दूं, वो डिबेट का हिस्सा नहीं है परंतु संदर्भ आया, दर्शकों से कहना चाहता हूं, यह हमारे विज्ञान का भी प्रतीक है। शनि की 7.5 जानते क्यों कही जाती है? शनि जिस राशि पे चलता है 2.5 वर्ष लेता है। इतना प्रभावी ग्रह है कि एक राशि आगे और एक राशि पीछे प्रभाव रखता है, तो 2.5 7.5 होता है। जैसे इस समय कुंभ राशि पे चल रहा है, 12 राशियां हैं, तो शनि का एक रोटेशन पीरियड 30 साल का होता है। ये हमें हजारों साल से पता था, भगवान राम के जमाने 7.5 लगी थी। और वो लोग कहते हैं कि भारत को उन्होंने ज्ञान दिया जिनको 150-200 साल पहले पता चला कि शनि का रोटेशन पीरियड 30 साल का और जुपिटर का 12 साल का होता है। भारत उस मामले में बहुत अलग है, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, पहले तो इन्होंने ये बात बोली। दूसरा, आपने देखा कितनी सहजता से राधिका जी ने दोनों हाथ में लड्डू रख लिए। एग्जिट पोल के आधार पर कहा हम जीतने जा रहे हैं, और ईवीएम का राइडर भी लगा दिया, ताकि इन केस ऑफ डिफीट, साहब हमने तो पहले ही कह दिया था ईवीएम ये है। मतलब इसे आप कहते हैं, जिसे फिलॉसफी की भाषा में कहते हैं उभय पाशात्मक वक्तव्य, यानी डायलेक्टिक स्टेटमेंट देना कि चित भी मेरी पट भी मेरी। जीत गए तो एग्जिट पोल ने बता दिया था, हार गए तो हमने पहले ही कह दिया था कि ईवीएम होने वाली है। यानी कांग्रेस दोनों तरफ की संभावनाओं की पेशबंदी करके चल रही है। अब इन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही, दोनों बात का उत्तर दे दो। इन्होंने कहा आज कोई कर्नाटक पे चर्चा नहीं कर रहा है। मान्यवर, ये कांग्रेस इस मुगालते से बाहर आए कि उनसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ नहीं है। पाकिस्तान का घटनाक्रम कल रात से ऐसा हो गया है कि चैनल्स के लिए वो भी एक बहुत बड़ी न्यूज बन गई है, क्योंकि कर्नाटक को लेकर अनुमान है और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है वो 75 साल में ऐतिहासिक हो रहा है। अब ये सोचना कि वो क्यों हो रहा है और यहां पे क्यों बात नहीं हो रही है, शायद उस कारण से आपको लगता हो कि साहब सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है। अब
तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं, देखिए साहब, कर्नाटक के चुनाव के बारे में अब केवल 15-16 घंटे रह गए हैं। थोड़ी सी प्रतीक्षा करिए, सबका निर्णय सामने आ जाएगा और यह भी साफ हो जाएगा कि जो आप दावे कर रहे हैं, ये दावे परिणाम आने के बाद कितने यथार्थ होंगे। मैं फैक्ट के साथ बोलता हूं, इन्होंने कहा पोल ऑफ द पोल्स किसी ने नहीं दिखाया, तो राधिका जी 2018 का पोल ऑफ द पोल्स देखिए, मैं दर्शकों से कहूंगा जाके चेक करिए। पोल ऑफ द पोल्स क्या दिखा रहा था कि बीजेपी 89 सीट्स, कांग्रेस 102, ये पोल ऑफ द पोल था 2018 का। उस समय भी लगभग सभी पोल्स ने हमको हारा हुआ दिखाया था। और रियल पोल क्या आया था, और सॉरी जेडीएस को दिखाया था 28 से 30 सीट, और रियल में क्या आया था, बीजेपी 105, कांग्रेस 79 और जेडीएस 38। तो मैं कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं, परंतु यह कहना कि पोल ऑफ पोल्स नहीं बता रहे हैं और जो पोल ऑफ पोल्स है वो एकदम सटीक होते हैं, तो दिशा दिखाते हैं और दिशा बराबरी के दिखा रहे हैं। और एक और बात कह दूं, 3 महीने पहले के जो चुनाव सर्वेक्षण थे वो बीजेपी को बहुत पीछे दिखा रहे थे। वहां से आप देखें एग्जिट पोल तक आते आते अंतर घट गया है, यानी ट्रेंड यह दिखा रहा है कि अगर भगवान ने चाहा और जनता का आशीर्वाद रहा तो एग्जिट पोल आते आते हम उनसे आगे निकल जाएंगे। एग्जिट पोल जब एग्जैक्ट पोल में बदलेगा। ठीक है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा कि लोग कहते हैं, मेरे एक ज्योतिष ने मुझे बताया कि शनि की 7.5 जब उतरती है ना तो कुछ दे के जाती है, ऐसा कहते हैं लोग। लेकिन राधिका जी, मैं आगे आपसे पूछूं, लेकिन मेरा सबसे मौजूद सवाल जो सुधांशु भाई ने उठाया, आपने ईवीएम का राइडर लगाया, आपने कहा कि ईवीएम देखिए, ईवीएम के बारे में फोटो आ रही कि बीजेपी के पास, तो आप जीते तो ईवीएम अच्छी, आप हारे तो ईवीएम खराब। कांग्रेस क्या इस नैरेटिव से बाहर निकल पाई? ना, मैंने जो उस वक्त कहा था उसको अगर सुधांशु जी ने ध्यान से सुना होता, मैंने कहा वहाँ की जनता देखिए कैसा जवाब दे रही है। पहले पकड़े जाते थे, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ करना तो उनकी पुरानी आदत है, पहले पकड़े जाते थे तो कहीं की भी जनता ऐसे ईवीएम मशीन को निकाल के तोड़ती नहीं थी, जिस तरीके से गाड़ी से निकाल के तोड़ी है। जनता कितनी जागरूक हो गई है और वो इनको सफल नहीं होने देगी जो ये कार्य कर रहे हैं, वरना यही मशीन चली जाती, पकड़ लेती है, इलेक्शन कमीशन पुलिस पकड़ लेती है, फिर इस्तेमाल हो जाती है, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं। लेकिन जनता का आक्रोश मैं बता रही थी, मैंने ईवीएम का संदर्भ इसलिए दिया ये बताने को कि वो वीडियो में मैं आपको दिखा भी देती पर इस कैमरे में दिखाई नहीं देगा। सतपाल मलिक जी ने ट्वीट भी किया कि देखिए जनता में कितना आक्रोश है, जनता कितना जवाब दे रही है, आप लोग किस तरीके से दुष्टता कर रहे हैं। और यहाँ पे बात हो रही थी कि हम लोग इतनी ही चीज़ें, मैं इतना जानती नहीं, नॉलेज मेरे से ज़्यादा सुधांशु जी को एस्ट्रोलॉजी के ऊपर, तो इस बारे में मैं नहीं जाऊँगी 7.5 और इसके ऊपर। मैं एक चीज़ जानती हूँ कि हनुमान जी का आशीर्वाद बदल रहा है। आप लोग बार बार जो कहते थे, जब बजरंग दल की बात हुई, आपने कहा कि मैंने बजरंग बली का नाम ले लिया, बजरंग दल को आपने बजरंग बली के साथ स्वयं लाके खड़ा कर दिया क्योंकि आपने वहाँ की जनता को भटकाना था। आप लोगों ने इतना अन्याय किया, 40% कमीशन खाई, उसके बाद जो वादे किए 57,000 पर एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली रह गए, पानी को लेके जो वादे थे उनको सोल्यूशन नहीं किया, वहाँ पे 4,500 करोड़ आपने SC ST के बच्चों को देना था स्कॉलरशिप के लिए, वो नहीं हुआ, जो नीतियाँ आपने प्रॉमिस करी थी महिलाओं को स्मार्टफोन देने की वो नहीं किया। तो लोग हिसाब पूछ रहे, महंगाई इतनी बढ़ा दी, आप लोगों को वोट मिल रहा था क्योंकि आप लोगों ने कहा था पूरे देश में कि आप महंगाई कम करेंगे, महंगाई चरम सीमा पर है। तो ये बात बोलना, और सबसे जरूरी बात दीपक जी इसमें यहाँ पे एक और भी देखने की है कि हमारी जो भारत जोड़ो यात्रा थी उसने तकरीबन अगर सबसे ज्यादा समय कहीं बिताया तो वो कर्नाटका में था। 27 दिन कर्नाटका में भारत जोड़ो यात्रा रही और 7 डिस्ट्रिक्ट से ज्यादा कवर करे गए। राहुल जी चप्पे चप्पे में घूमे कर्नाटक के, पैदल गए, वहाँ की जनता से मिले, जनता का दर्द सुना, समझा, और जिस तरीके से हमने उसके बाद भी कवर किया तो उसी से हमें पता चलना शुरू हो गया था जब कर्नाटक में निकल रही थी और इन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा का इतना मजाक उड़ाया था। अब कर्नाटक की जनता इनका मजाक उड़ा रही है, जिन जिन चीज़ों पे ये राजनीति कर रहे थे, मजाक उड़ाते थे भारत जोड़ो यात्रा का, अब बजरंग बली के बराबर में लाके बजरंग दल को खड़ा कर दिया, वहाँ की जनता को नहीं पूछ रहे। और बाकी सब छोड़िए, इन्होंने तो अपने 2 कार्यकर्ता जिन्होंने सुइसाइड कर ली दीपक जी, क्योंकि 40% कमीशन इनसे इनकी सरकार ले रही थी, खुद के कार्यकर्ता के जो नहीं हुए, आपको लगता है वो वोटर के होंगे? और जनता कर्नाटक की सब देख रही थी। और रही बात कल की, बहुत क्लियर है, आप चाहे जितना भी कह लीजिए अब पोल गलत है, ये है, बहुत साफ है, वहाँ पे दिखाई दे रहा था जिस तरीके से रिकॉर्ड पोलिंग हुई है, बहुत क्लैरिटी से हर पोल में। और शायद हो सकता है पोल ऑफ द पोल कभी कभी गलत भी रहे हो, ठीक है, लेकिन वहाँ की जनता जो बोल रही है और सामने आके बोल रही है
लोग टीवी वाले भी जा रहे हैं, कोई सबको सामने क्लैरिटी से आ रहा है कि कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन रही है, क्योंकि इतना करप्शन, फिर बोलूंगी इतना करप्शन, जनता के साथ इतना आपने करप्शन किया कि जाना तय था। और फिर बोलूंगी कि कर्नाटक तय करेगा 2024 में क्या होने वाला है, और ये बदलाव की आंधी है, अभी तो शुरुआत है, देखते जाइए आगे आगे पूरा देश आपके हाथों से निकल जाएगा। ठीक है सुधांशु जी, देखिए अब फिर कह रहे हैं कि 2024 शुरुआत है, माफ कीजिएगा 2024 की कर्नाटक विधानसभा चुनाव से शुरुआत होगी। तो इन्होंने बता दिया कि इनकी जो मछली की आंख है वो 2024 है, कर्नाटक तो भाई इनके लिए बोनस होगा, 2024 है। तो अगर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अगर पिछड़ती है तो आपको नहीं लगता जो मोराल था भारतीय जनता पार्टी का त्रिपुरा जीतने के बाद, इसके जीतने के बाद, उसके जीतने के बाद, उसमें जो है थोड़ी कमी आएगी सुधांशु जी अगर हारती है तो? मैं बड़ा सिंपल दीपक जी जो इन्होंने लोकसभा चुनाव का संदर्भ लिया, तो मैं पिछला चुनाव याद दिलाना चाहता हूं। हम 8 सीटों से चूक गए थे, 105 सीटें आई थी, हम बहुमत से 8 सीटों से चूक गए। इन्होंने जेडीएस के साथ मिलकर सरकार बना दी। फिर याद करिए कर्नाटक में बेंगलुरु में एक बड़ी रैली हुई थी, सब बड़का बड़का विपक्ष का नेता आए थे, बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दक्षिण भारत से, तमिलनाडु से, सब लोग आए थे और सबने विपक्षी एकता का दम भरा था। और मान्यवर एरोस्पेस इंडस्ट्री के लिए जाना जाता है बेंगलुरु, उस जहाज ने बेंगलुरु से टेक ऑफ किया, फिर वो कहीं लैंड ही नहीं किया। वो विपक्षी एकता जो तथाकथित थी उसकी ऐसी धज्जियां उड़ी कि मानो वो उस जहाज के दिल के टुकड़े 1000 हुए, कोई यहां गिरा कोई वहां गिरा। तो पिछले चुनाव में ये देख चुके हैं। पिछले चुनाव में एक और बात बताऊं, जब इनकी सरकार थी, सीएम थे सिद्धारमैया जी, और याद करिए तब राहुल गांधी जी ने एक वक्तव्य दिया था पीएम को लेके कि अगर विपक्ष कहेगा तो उस बात पे विचार किया जा सकता है। यानी सीएम था, पीएम का ख्वाब देख रहे थे और डिप्टी सीएम पे कंप्रोमाइज करना पड़ा। यानी चले थे चौबे छब्बे बनने, रह गए दूबे बन के। ये पिछली बार का लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर जो कुछ कांग्रेस ने किया था वो पूरा का पूरा सामने नजर आ रहा था। मगर एक बात मैं दीपक जी कहूंगा, देखिए अब आरोप प्रत्यारोप का दौर समाप्त हो जाना चाहिए, चुनाव हो चुके हैं। अब वो 40% कमीशन की बात ये कहें तो हम कहें भाई ये तो ठेकेदार ने कहा था, तो हम कहें कि साहब 85% कमीशन की बात तो भारत के इतिहास के आज तक सबसे बड़ा बहुमत पाए हुए प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने सदन के पटल पर कहा था। तो 85% कमीशन वाले एक काल्पनिक बात के ऊपर जिसमें कोई रिटर्न कंप्लेन ही कभी नहीं आई है, तो इसलिए वो काल्पनिक या तथ्यात्मक नहीं कही जाएगी, गैर तथ्यात्मक पे लेके ये सब कह रहे हैं। मगर मैं एक बात कहूंगा, देखिए परिवर्तन भारत की राजनीति में कितना आया, चुनावों से जोड़ के देखता हूं। पिछले कुछ 7-7.5 सालों में, जैसे आपने कहा ना शनि की 7.5, 7 सालों में देखिए ममता जी बंगाल के चुनाव में चंडी पाठ करती नजर आई चुनावी मंच से। उत्तर प्रदेश के चुनाव में प्रियंका जी ने देवी स्तुति की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अखिलेश यादव को सपने में भगवान दिख गए। गुजरात के चुनाव में केजरीवाल को नोट पे भगवान दिख गए। और कर्नाटक का चुनाव आया तो डीके शिवकुमार जी मंदिर निर्माण का, वो हनुमान का आह्वान करने लगे, और हमारे खड़गे जी क्या करने लगे कि नहीं हम भी कह रहे हैं कि बजरंग बली और तोड़ भ्रष्टाचार की नली। और मजे की बात 7.5 साल हो गए दीपक जी, रोजा अफ्तार बंद हो गया, कांग्रेस में रोजा अफ्तार की पार्टी बंद हो गई। तो मैं कहता हूं किसी भी राज्य का चुनाव परिणाम कुछ भी आए, हम जिस चीज के लिए राजनीति में आए थे, काल चक्र की वह गति बदलने में हम सफल हुए मोदी जी के नेतृत्व में। तो मैं कह सकता हूं ये बदलाव इसलिए भारत में नजर आ रहा है क्योंकि बदले बदले मेरे सरकार नजर आते हैं, क्योंकि दिल्ली में बैठे हुए मोदी सरकार नजर आते हैं। तो यह भारत के इतिहास में एक गुणात्मक और युगांतकारी परिवर्तन है, यह तो स्पष्ट रूप से मानना पड़ेगा, जो कर्नाटक के चुनाव ने भी प्रूव कर दिया है निर्णय आने से पहले। साथ साथ नतीजों का सबसे सटीक विश्लेषण देखिए, कर्नाटक के सबसे तेज नतीजे मेरे साथ लगातार जी न्यूज पर। Co-powered by Simco Swift Long Lasting Dio। बाकी सब कूल है, Simco Swift कूल है। स्पेशल पार्टनर रूंगटा स्टील TMT बार, एकदम सॉलिड। Driven by Tata Motors, a whole world of new forever mobility from Tata Motors। प्रायोजक एक्वागार्ड, पानी साफ तो हम सेफ।
कसम संविधान की में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कर्नाटक के आने वाले चुनाव परिणामों के बारे में और कैसे ये देश की दशा और दिशा पर कैसे वो देश की आने वाली राजनीति को तय करेंगे, इसका विश्लेषण भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सीधे राधिका जी के पास चलता हूँ। राधिका जी, इससे पहले सुधांशु जी ने कहा कि हम कांग्रेस को अपने नैरेटिव पर ले आए। आजकल आपका सेक्युलरिज्म शब्द कम हो गया है, राइट विंग नैरेटिव देश के अंदर चल रहा है, और जब ये बजरंग दली और बजरंग बल को लेके आए ना, तब आपने कोर्स करेक्शन भी किया। मंदिर जाने लग गए, डीके शिव कुमार और सिद्धरामैया जी ने साथ में पूजा कर दी, मैसूर और बेंगलोर के हाईवे पे मंदिर बनाने की बात कर दी। तो राधिका जी, अपने नैरेटिव पर तो, अपनी पिच पर खेलने के लिए तो बीजेपी ले आई है कांग्रेस को, आप मानेंगे इस बात को? नहीं दीपक जी, हम तो हमेशा से मंदिर जाते हैं और इन लोगों को तब से प्रॉब्लम है। जब राहुल जी वैष्णो देवी गए थे 2014 में, तब इनको तकलीफ थी। उसके बाद केदारनाथ गए, बद्रीनाथ गए, कहीं भी गए, अब इनको तकलीफ तो होगी कि हम लोग मंदिर जाते हैं अपने साथ, जैसे मोदी जी गुफा में साथ ही केदारनाथ बद्रीनाथ जाते हैं और गुफा में साथ कैमरा ले जाते हैं। जी, हम वैसी भक्ति तो नहीं कर सकते कि फोटो भी खींचनी है, भक्ति भी करनी है और इस तरीके से कि गुफा के अंदर ले जाओ। वो भी एक अजूबा ही है जिस तरीके से वो लेकर जाते हैं कैमरा। उस तरीके की हम भक्ति नहीं करते और कभी भी उनकी लाइन पे नहीं जा सकते। कांग्रेस पार्टी हमेशा से जाती रही है, चाहे इंदिरा जी हो, जवाहरलाल नेहरू जी हो और राजीव गांधी जी हो, सब जाते आए हैं मंदिर। तो ये लोग बार बार ये जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश करते कि कांग्रेस मंदिर नहीं जाती, ये नहीं करती, तो इनको बंद कर देना चाहिए। हम मंदिर भी जाते हैं, मस्जिद भी जाते हैं, चर्च भी जाते हैं, सब जगह जाते हैं, क्योंकि ये देश सभी का है। जैसे एक आम इंसान होता है, एक सेक्युलर इंसान होता है, सब जगह जाते हैं। कोई यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम हिंदू हैं तो हम यहाँ नहीं जाएंगे, हम मुसलमान हैं तो वहाँ नहीं जाएंगे। देश सबका है, सब एक दूसरे का सम्मान करके, सबके धर्म को सम्मान करके चलते हैं। मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, सब जगह जाते हैं। ये लोग ये नहीं करते। और फिर तो हम बोले कि भाई मोदी जी ने तो अभी कुछ टाइम पहले इंस्ट्रक्शंस भी दिए थे इनकी, सारे इनके जो पिछली बार इनकी जो हुई थी, आई थिंक ट्रेनिंग कैंप हुआ था, क्या हुआ था, जिसमें मोदी जी भी गए थे, उनको इंस्ट्रक्शंस दिए गए थे सबको कि आपको मुसलमानों के घर जाना चाहिए, आपको मस्जिद में जाके बात करनी चाहिए। सब कुछ सामने आया था, इन्हीं के प्रवक्ता ने बताया था, शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके कि ऐसा हुआ, और आर्टिकल भी लिखा था उसके ऊपर कि मोदी जी ने क्या कहा है। दूसरी बात, मैं सुधांशु जी से एक सवाल पूछना चाहूंगी। ये हर बार हम देखते हैं कि जब भी चुनाव की जीत होती है तो ये लोग मोदी मोदी करते हैं, और जैसे ही कोई चुनाव ये हारते हैं वहां पे जेपी नड्डा करने लग जाते हैं। तो कल जब नतीजे आएंगे और आप कर्नाटक हारेंगे, तो क्या आप जीत का क्रेडिट, अपनी हार का क्रेडिट क्या आप मोदी जी को देंगे कि नड्डा साहब को देंगे? ये आप तय करके बता दीजिए कि क्या करने वाले, किसकी फोटो लगने वाली है, किन चैनल्स को क्या इंस्ट्रक्शन मिला जाएगा कि नड्डा साहब की फोटो लगे और मोदी जी की फोटो लगे, किसकी लगेगी? क्रेडिट इस हार का आप किसको देंगे? क्या अपने उसी अध्यक्ष को देंगे जो खुद का हिमाचल स्टेट हार गए, जिस स्टेट से वो आते हैं वो खुद हार गए? क्या उनको क्रेडिट दिया जाएगा कि जिस तरीके से मोदी जी और शाह साहब ने पूरा कैंपेन संभाला, पूरे षड्यंत्र रचा, किस तरीके से नैरेटिव बदलने की कोशिश करी, कभी रिजर्वेशन लाए, कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आए, कभी शाह साहब ने ये आके बोल दिया कि दंगे हो जाएंगे कर्नाटक में, फिर बजरंग बली जी का अपमान कर दिया इन्होंने, बजरंग दल के बराबर रख के, वो लोग जो आईएसआई के लिए मुखबरी करते हैं उनका, बजरंग बली जी का अपमान करने का काम किया। तो किसको आप क्रेडिट देंगे इस हार का, ये जरूर बताइएगा जब हारेंगे कि किसके ऊपर ये जाएगा। बताइए सुधांशु जी, किस पे फूल बरसाए जाएंगे? कहेंगे कि राधिका जी, अभी अपनी दिल की आरजू को लगाम दीजिए और हसरतें कामयाब होंगी या नाकामयाब, इसके लिए चंद घंटों का इंतजार करिए। उसके बाद हम लोग यह तय करेंगे। जैसे अभी आपने बोला कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी के राज्य में 37,000 वोटों के अंतर से हार हुई, जितनी कि एक विधानसभा में हार जीत कर्नाटक में हो सकती है, और उत्तर प्रदेश में तो बहुत सी विधानसभाओं में होती है। परंतु वो आप कह रही हैं कि नड्डा जी की व्यक्तिगत हार है, और आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष तो अपनी खानदानी जागीर हार गए थे और अमेठी से बहुत दूरदृष्टि के साथ देखते हुए वायनाड तक पहुंच गए थे। मैं दूरदृष्टि इसलिए कह रहा हूं, उससे दूरतम दृष्टि थी, क्योंकि उसके आगे शायद जाना संभव नहीं था, समंदर शुरू हो जाता। तो उसको आप क्या कहेंगे? इसलिए मेरा यह मानना है कि इन सारे विषयों के इतर हमें सिर्फ यह देखना चाहिए कि हमने कर्नाटक की जनता के लिए क्या किया है और समकालीन राजनीति में हम किस प्रकार का परिवर्तन लाने में सफल होंगे। जैसे आपने कहा कि मंदिर जाना, हम ये नहीं कहते, अरे हमने इंदिरा जी को भी मंदिर जाते बहुत बार देखा है, ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, परंतु मंदिर जाने में गर्व का अनुभव करते हुए नहीं देखा। जैसे एक बात का तो आपको जवाब देना पड़ेगा, 2014 के बाद
कभी इफ्तार पार्टी नहीं हुई। कांग्रेस के इतिहास में पहले 8 साल हैं जब इफ्तार पार्टी नहीं हुई है। तो ये तो एक नैरेटिव है ना, इससे पहले तो ऐसा नहीं होता था। तो कुछ ना कुछ तो बदलाव है, इसलिए वो छोड़िए उस विषय के ऊपर। हिंदू मुसलमान की जो आपने बात है, जो आपने मोदी जी का उल्लेख किया, मैं बताता हूं, मैं उस मीटिंग में था। वो संसदीय दल की बैठक थी, पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग थी, और एक बार हमारी नेशनल एग्जीक्यूटिव में भी उन्होंने बोला। महत्वपूर्ण बात है, मोदी जी ने कहा कि यदि क्रिश्चियन समुदाय के लोग हैं आप उनके पास जाइए, मुस्लिम समुदाय के लोगों के जो भी किया जाइए, वोट मिलेगा या नहीं इसकी परवाह मत करिए। यदि आपको लगता है कि वोट नहीं मिलेगा तो भी जाइए, क्योंकि हम देश में समाज बनाने के लिए आए हैं, समाज और सोच बदलने के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ सत्ता के लिए नहीं आए हैं। यह अंतर है हमारी सोच। और इसलिए याद करिए दीपक जी, हर राज्य में इनके लिए एक जातिगत समीकरण होता है। यहां सिद्धारमैया जी ने कर्नाटक में क्या दिया था? अहिंदा, 4 जातियों का प्रतीक। गुजरात में क्या था? माधव सिंह सोलंकी के जमाने में खाम, KHAM, 4 जातियों का प्रतीक। एक जमाने में हरियाणा में अजगर, 4 जातियों का प्रतीक। एक जमाने में बिहार में लालू यादव जी के साथ जब इनका गठबंधन था तो लालू यादव जी कहते थे भूरा बाल निकाल रहा हूं, भूरा बाल 4 जातियों का प्रतीक था। MY वालों के साथ उत्तर प्रदेश में रह चुके हैं, तिलक तराजू तलवार वालों के साथ भी रह चुके हैं। तो उत्तर से दक्षिण तक जातियों में विभाजित, डिवाइड एंड रूल, इन्हें बड़ा अच्छा लगता है। मतलब एक तरफ हमें इतिहास में पढ़ाया गया दीपक जी कि भारत इसलिए गुलाम रहा कई शताब्दियों तक क्योंकि हम जातियों में बटे थे। मगर मजे की बात देखिए, आज भी जातियों में बांट के रखिए तो वो सोशल इंजीनियरिंग है, और अगर जातियों में टूट सिमट कर एकता में आ जाए तो वह सांप्रदायिकता है। कैसा नैरेटिव बिल्डअप किया गया है, भारत के युवा वर्ग को समझना चाहिए। जातियों में विभाजन सोशल इंजीनियरिंग है, और जाति, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति को समाप्त करो तो जाति के बंधन टूट जाएं और एक छत्र, एक एकता दिखे तो वह सांप्रदायिकता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि राजनीति में चलती रहती है प्रक्रिया, मगर राजनीति में युगांतर क्या स्थापित होता है, एक ट्रांजिशन वाटरशेड पीरियड क्या आता है, वो पिछले 1 दशक में 8-9 वर्षों में मोदी जी के नेतृत्व में हम लाने में सफल हुए हैं। इसे किसी भी राजनीतिक विश्लेषक को मानना पड़ेगा। राधिका जी, मैं एक सवाल पूछता हूं। आपने इनसे पूछा कि नड्डा जी हारेंगे या मोदी जी हारेंगे। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप कर्नाटक जीत गए तो खरगे जी जीतेंगे या राहुल जी जीतेंगे? देखिए, बहुत साफ है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। हमारी पार्टी का बिल्कुल साफ है, हार भी जिनकी होती है, जीत भी उनकी होती है। उनके नेतृत्व में हमने चुनाव लड़ा है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी की भी जीत है, राहुल गांधी जी की भी जीत है, प्रियंका गांधी जी की भी जीत है, राधिका खेड़ा जी की भी जीत है, रणदीप सिंह सुरजेवाला जी की भी जीत है, सबकी जीत है, हर कार्यकर्ता की जीत है। और हार भी होती है तो कलेक्टिव हार ही होती है। जैसा मैंने कहा, हमारी पार्टी में सब कुछ साथ होता है। हम भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि जीत सिर्फ मोदी मोदी और हार सिर्फ जेपी नड्डा। इन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि कल चैनल्स को क्या इंस्ट्रक्शन होगा, किसकी फोटो लगाई जाएगी, क्योंकि ये भी नहीं दे सकते इस बात पे। और सुधांशु जी, बिल्कुल आप भी थे उस मीटिंग के अंदर, मानती हूँ, लेकिन आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि मोदी जी ने कहा कि जाइए। इसका मतलब आप लोग पहले नहीं जाते थे ना, पहले आप लोग सिर्फ धर्म की राजनीति कर रहे थे, ये आप मान रहे हैं। आप पहले ना क्रिश्चियन के घर जाते थे, ना पहले आप मुसलमान के घर जाते थे, आप सिर्फ एक धर्म की राजनीति करते थे। आप पूरे देश को साथ लेकर चल नहीं रहे थे, जबकि जो सत्ता में सरकार होती है उसका काम ये होता है, और इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबके नेता हैं, आपको सबने चुना है, तो आपको सबके घर जाना चाहिए था। तो आपने खुद बता दिया कि आप लोग क्या कर रहे थे। ट्रांजिशन आप लोगों के अंदर आ रहा है। हम तो पहले भी मंदिर जाते थे, मस्जिद जाते थे, चर्च जाते थे, गुरुद्वारे जाते थे, हम सबके यहाँ जाते थे, आप लोग नहीं जाते थे। आप लोगों को ट्रांजिशन लेकर आना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोग जो वादों पे आए थे, आपने वादा किया था कि पेट्रोल डीजल के दाम कम हो जाएंगे, आपने वादा किया था रुपया और डॉलर एक बराबर हो जाएगा, आपने वादा किया था कि काला धन वापस आएगा, और इतना वापस आएगा कि हर मिडिल क्लास के अकाउंट के अंदर 15-15 लाख रुपए मोदी जी ऐसे ही डाल देंगे। उसके बाद आपने वादा किया था कि टेररिज्म खत्म हो जाएगा। 4 दिन पहले की घटना है, हमारे 6 जवान शहीद हो गए थे जम्मू कश्मीर में, और आए दिन ये होता रहता है। तो आप कुछ नहीं कर पाए, जो वादे किए थे उन सब में आप फेल हो गए। तो अब आप लोग दूसरा नैरेटिव बदलने की कोशिश कर रहे हैं, पर ये नहीं होगा। जैसा मैंने कहा कि कर्नाटक की जनता ने आपका पर्दाफाश करने का काम शुरू कर दिया। 2024 पास है, कर्नाटक से शुरुआत हुई है, इसके बाद आप मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट
सब हारेंगे धीरे धीरे, हर जगह से आपकी ज़मीन फिसलती जाएगी। हिमाचल में भी अभी हुआ, आप लोगों ने इतने इल्ज़ाम लगाए थे कि हमने हिमाचल में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, वहाँ की जनता नाखुश है। शिमला के निकाय चुनाव के रिजल्ट आए, वहाँ पे 34 में से 24 सीट्स कांग्रेस जीत गई, ऐतिहासिक जीत हुई और आपका सुपड़ा साफ हो गया। तो जवाब जनता हर जगह दे रही है। और अभी पंजाब का भी बाई इलेक्शन का रिजल्ट आएगा, उसमें भी कांग्रेस जीतेगी। कंटिन्यूसली ये हो रहा है। और जब आप लोग गुजरात जीते थे तो हिमाचल के साथ हारने के साथ साथ आप लोग कई बाई इलेक्शन भी हारे थे। आपको ये बात रियलाइज करनी पड़ेगी, जो दिल्ली आपके पास था वो भी आप हारे, आपके पास जो स्टेट्स थे वो आप नहीं रख पा रहे, नए जीतने तो आप छोड़िए जहाँ पे आपकी सरकार नहीं थी। तो ये और आपके जो षड्यंत्र चल रहे हैं, बार बार आपको लगता है कि विपक्ष की एकता साथ नहीं होगी। एक बात याद रखिएगा सुधांशु जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से ये बात कर रही हूँ, सारी वो पार्टियां जो इस देश की अखंडता के लिए खड़ी हैं, वो सारी पार्टियां जो इस देश के प्रोग्रेस के लिए खड़ी हैं और जो वादे आपने जनता को किए थे नहीं पूरे करे, लेकिन जनता के हित के लिए जो पार्टियां खड़ी हैं वो सब एक इकट्ठा होएंगी। क्योंकि इतना आप लोगों ने भ्रष्टाचार से लेकर, जैसे मैंने सारी बातें कही, इतना फैला दिया और जनता को त्रस्त कर दिया है कि सब आपको एंड आप लोगों का निश्चित है। आप लोग सारी राजनीति इस बात पे करते रहे कि कांग्रेस मुक्त भारत होगा, कांग्रेस मुक्त भारत होगा। क्या हो रहा है? आपको हर जगह से बाय बाय मिलता जा रहा है। तो अभी भी वक्त है, संभल जाइए। जनता को जो वादे किए कम से कम उनको पूरा कर दीजिए। अगर आप लोग भगवान में इतना विश्वास करते हैं, भगवान का नाम लेके आपने इतने वादे किए थे, उनको करिए। और बार बार एक रिक्वेस्ट है, इसे कर्नाटक चुनाव से सबक लीजिएगा कि भगवान के नाम पे ओछी राजनीति मत करिए। हमारे आराध्य बजरंगबली जी को फिर से या किसी भी हमारे भगवान जी को गिराने का काम मत करिएगा। एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन जैसे बजरंग दल है, जिनके लिंक ISI से है, ध्रुव सक्सेना आपका युवा मोर्चा का मेंबर था और उसके साथ 19 बजरंग दल के एक्टिविस्ट थे, जिनको आप ही की मध्य प्रदेश की सरकार ने गिरफ्तार किया था और प्रूफ के साथ कि वो ISI के लिए मुखबरी कर रहे थे। दोबारा हमारे बजरंग बली को इस तरीके से गिराने का काम मत करिएगा। ठीक है, आपने कहा हमारे बजरंग बली, तो इस पे भी मैं आऊंगा, लेकिन चलते चलते 90 सेकंड दोनों के पास है, मैं चाहूंगा आप दोनों जवाब दे दे। सुधांशु जो है, आज माना राधिका जी ने कि हमारे बजरंग बली, आपके नहीं है बजरंग बली, अब तेजी से अगर ये जीत रहा है कर्नाटक। पहली बात तो बजरंग दल को टेरर ऑर्गेनाइजेशन बोल दिया, मगर ये सिमी को सांस्कृतिक संगठन बोलते थे। PFI को इन्होंने परमिशन दी थी कोटा राजस्थान में, और कर्नाटक में इन्होंने केसेस विड्रॉ किए थे, तो वो दिखाई पड़ता। और इन्होंने हिमाचल में बोला, देखिए कितनी आसानी से मासूमियत से स्वीकार कर लिया। हिमाचल में इन्होंने वादा किया था कि हम पेट्रोल डीजल के दाम घटाएंगे और 3 हफ्ते में 3 रुपए बढ़ा दिए। ये इनकी हकीकत है। दिल्ली में इन्होंने कहा हमारा सुपड़ा साफ हो गया। मैडम, जिस जमाने में टेस्ट मैच होते थे तो 2 इनिंग्स होती थी, अगर कोई बैट्समैन दोनों में 0 पे आउट हो जाए तो कहा जाता था चश्मा पहन लिया। आप 2 बार चश्मा पहन चुके हैं, 2014 और 19 का लोकसभा और विधानसभा, 0-0-0-0, और आप ये कह रहे हैं। इसलिए आपने कहा कि हम सबका साथ की बात करते थे, जो मोदी जी ने कहा था हमने सबको ईमानदारी से दिया है। जितने भी हमारी योजनाएं हैं, अल्पसंख्यकों को 70% जनता को कोई ना कोई एक योजना का लाभ मिला। हम वो नहीं हैं जो कहे कि मुस्लिम शुड हैव फर्स्ट राइट ओवर द नेशनल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया। हम वो नहीं है कि AK एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट, आपकी पार्टी की कमेटी रिपोर्ट 2014 में कहे कि मुस्लिम्स के साथ ज्यादा एसोसिएट हुए थे। हार का कारण यह है। और आपने कहा अनेक दलों के साथ हैं, आप हैं बहुत बढ़िया दलों के साथ हैं। आप मुस्लिम लीग के साथ केरल में गठबंधन में हैं, पीरजादा अब्बास सिद्दीकी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नची के साथ आप बंगाल में हैं, बदरुद्दीन अजमल के साथ आप असम में हैं, असदुद्दीन ओवैसी के साथ एक बार आप सरकार अविभाजित आंध्र में बना चुके हैं, गुपकार गैंग के साथ आप कश्मीर में हैं। दिख रहा है कि आप कितनी सुंदर पार्टियों के साथ और कितनी राष्ट्रीय एकता को समर्पित पार्टियों के साथ हैं, और फिर बजरंग दल को टेरर ऑर्गेनाइजेशन कह रहे हैं। इसलिए मेरा यह कहना था कि राजनीति का वास्तविक स्वरूप क्या है, यह आप लोगों के तरफ से पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है, और उत्तरोत्तर जो कुछ बचा खुचा था वो भी आगे एक्सपोज होता चला जा रहा है। ठीक है राधिका जी, आपका कंक्लूडिंग कमेंट। एक सवाल बताना, एक बात बताना चाहता हूं आपको राधिका जी, कर्नाटक में अगर आप जीत जाते हैं तो कल उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव भी हैं, लोकल बॉडी इलेक्शन, पंचायती राज, जिसको आदरणीय राजीव गांधी जी लेकर आए थे। तो मैं कह रहा हूं चैनल को इंस्ट्रक्शन, हमारे चैनल तो इंस्ट्रक्शन नहीं लेता, लेकिन मैं आपको इतना साफ कर दूं, चैनल गुजरात को भी कंपेयर करेगा, कर्नाटक को भी कंपेयर करेगा। क्या करेंगी, क्या कहेंगी आप इस पर? माफ कीजिएगा, उत्तर प्रदेश को भी और कर्नाटक को। बिल्कुल। कल जी
जी, कल उत्तर प्रदेश के, इसीलिए मैंने आपको पिछले हफ्ते की शिमला के निकाय चुनाव के पंचायत के रिजल्ट बताए थे, इसीलिए बताना जरूरी, निकाय चुनाव के बताए थे। अब आई दूसरी बात, तो अच्छा है कर्नाटक के चुनाव के चक्कर में किसी भी चैनल ने ये कवर नहीं किया था, इसीलिए मैंने शिमला भी गिनवाया जो सिर्फ पिछले हफ्ते हुआ है। दूसरी बात, यहाँ पे क्रिकेट की चर्चा करी दी आपने सुधांशु जी, तो आप बोल रहे थे इतने हजार वोटों से सिर्फ हारे आप हिमाचल, तो जी वोट या रन चाहे एक हो, जीत तो जीत होती है, जीत तो हम गए, चाहे जितनी भी वोट थी, चाहे जितने भी मैच, तो एक ही रन से जीता जाता है। क्रिकेट मैच का संदर्भ दिया तो ये बात भी हो गई। दूसरा, आपने कहा कि मैंने पेट्रोल डीजल की बात मान ली, हाँ, क्योंकि इसलिए बताई क्योंकि हिमाचल की जनता को दिख रहा था कि किस वजह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाए गए, आप लोगों की गलतियों की वजह से, क्योंकि आप हिमाचल को कंगाल करके चले गए। किस तरीके से जो वादे पूरे करने थे वहां के आगे के हित के लिए वो बढ़ाए गए और वो पीछे भी ले लिए जाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने जो गंद वहां पे फैलाया था उसको सफाई करने के बाद उनको पीछे भी ले लिया जाएगा। तो हिमाचल की जनता ने जवाब दिया कि आपकी नाकामियों की वजह से जो हमें डिसीजन लेना पड़ा कुछ समय के लिए, वो कष्ट झेलने को तैयार है। तीसरी बात, आप बात कर रहे हैं राष्ट्र के बारे में, आप राष्ट्र की एकता के बारे में, पीएफआई और सबके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे कर्नाटक के उस मैनिफेस्टो में क्लियरली लिखा था कि बजरंग दल हो चाहे पीएफआई हो, कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो देश विरोधी गतिविधियां करेगी या इंडिविजुअल भी, हम उनको बैन करेंगे। हम वो लोग नहीं हैं जो कश्मीर को कश्मीर में जब चुनाव होते हैं तो उसके बाद पाकिस्तान को धन्यवाद करते हैं कि आपने चुनाव होने दे। हम वो लोग नहीं हैं जो पाकिस्तान को अपनी एयरबेस में बुलाते हैं और कहते हैं आइए जांच करिए, और ना ही हम वो लोग हैं जो 10,000 पत्थरबाजों को रिहा कर देते हैं ये कह के कि बच्चे हैं, बच्चों से गलती हो गई। राजनाथ सिंह जी ने ही कहा था ना ये, जब 10,000 पत्थरबाज आपने छोड़ दिए थे। और मैं फिर बोलूंगी, आप लोगों ने इतने बड़े बड़े वादे करे, वादे आपने उत्तराखंड में करे, गुजरात में करे, फिर कर्नाटक में लेकर आए यूसीसी लागू करेंगे, ना आज तक उत्तराखंड में लागू हुआ, ना आज तक गुजरात में लागू हुआ। यहाँ पे फिर आपने एक जुमला देने का काम किया उसी बात का जिसको आपकी सरकार ने जो लॉ कमीशन बिठाई थी उसने आके पार्लियामेंट में कहा कि यूसीसी देश में लागू करने की जरूरत नहीं है, फिर भी आप जनता को जुमला देते रहते हैं। फिर बोलूंगी, अगर आपने इतना काम किया होता कर्नाटक में तो ना यूसीसी का सहारा लेना पड़ता, ना रिजर्वेशन का सहारा लेना पड़ता, ना शाह साहब को धमकी देनी पड़ती। देश का गृह मंत्री जिसकी जिम्मेदारी है पूरे देश की सुरक्षा, अगर वो आके कर्नाटक की जनता को धमकी देके ये कह रहा है कि अगर यहाँ पे कांग्रेस की सरकार आएगी तो यहाँ पे दंगे हो जाएंगे, तो इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती और इससे ज्यादा हताश और निराश सरकार नहीं हो सकती जिसको दिखाई दे रहा है कि अब तो जी हर चीज ट्राई कर ले कि हमारी सरकार बन जाए। और आखिर में कहूंगी, आप लोग आखिर में बजरंगबली के पास पहुंचे, जैसे होता था ना दीपक जी, जब हम लोग स्कूल में होते थे कभी कभी पढ़ाई कम करते थे, सुधांशु जी आपने मैंने सबने किया होगा, बजरंगबली के यहाँ भगवान के आगे हाथ जोड़ लेते, बस इस बार बेड़ा पार करा दीजिए, पास करा दीजिए, अगली बार पढ़ लूंगा। लेकिन इस बार आप लोगों ने इतना उनको गिरा दिया बजरंग दल के साथ कंपेयर करके कि भगवान जी ने भी कह दिया बेटा इस बार आशीर्वाद नहीं मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। चुनाव लोकतंत्र के पर्व होते हैं और ये पर्व हमको मनाते रहना चाहिए।